भी ये सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर ये जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, ये ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? मतलब हम सदियों से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब ना पृथ्वी के अपने ही एक कमाल के एक ग्रहव्यापी रिसाइकलिंग सिस्टम में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार बिना रुके जीवन को बनाए रखता है। तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। वो क्या चीज़ है जो हमारे ग्रह को इन ज़रूरी चीज़ों मतलब जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स से ख़त्म होने से बचाती है? आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो हमारे प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज को आप कह सकते हैं लगातार रिचार्ज करता रहता है? तो इसका जवाब है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में बड़ा भारी भरकम साइंटिफिक शब्द लगता है ना, पर असल में इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस वो प्राकृतिक रास्ते हैं जिनसे कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे जरूरी तत्व हवा, पानी, जमीन और हम सब जीवित प्राणियों के बीच बस घूमते रहते हैं, एक साइकिल की तरह। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जाने माने साइकिल से, कार्बन साइकिल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो अलग अलग स्पीड की कहानी की तरह देखना। एक कहानी जो दो अलग अलग टाइम स्केल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ है फास्ट साइकिल, मतलब वो जो हमारी जिंदगी के टाइम स्केल पे होता है, सोचिए बस सांस लेने जितनी तेजी से। और दूसरी तरफ है स्लो साइकिल, ये जियोलॉजिकल टाइम पर चलता है, मतलब जहां कार्बन को चट्टानों में बदलने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है ना, वो वाकई में जमीन आसमान का है। तो ये जो फास्ट साइकिल है ना, ये असल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश संश्लेषण और सांस लेने के बीच का एक लगातार चलने वाला डांस जैसा है। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जानवर उन पौधों को खाते हैं और फिर सांस छोड़ने और डीकंपोजिशन के जरिए वही कार्बन वापस हवा में पहुंच जाता है। ये जीवन का एक रिदम है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम इंसानों की एक्टिविटीज इस धीमे साइकिल को जबरदस्ती फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं और उस कार्बन को सिर्फ कुछ 100 सालों में ही हवा में छोड़ रहे हैं, जिसे प्रकृति ने लाखों सालों तक सहेज कर रखा था। सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा एक्स्ट्रा कार्बन आखिर जा कहां रहा है? इसका करीब करीब 1/3 हिस्सा यानी कि 33% सीधे हमारे महासागरों में चला जाता है। हमारे ओशंस इस प्लैनेट के सबसे बड़े कार्बन सिंक में से एक हैं। लेकिन हमारे महासागरों की भी एक लिमिट है ना? जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है तो वो बनाती है कार्बोनिक एसिड, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ये कोरल रीफ्स, शेलफिश और कई छोटे छोटे समुद्री जीवों के लिए बहुत खतरनाक है, जिनके शेल या कवच इस एसिड में सचमुच घुलने लगते हैं। तो ये तो हुई कार्बन की बात। चलिए अब एक और जरूरी एलिमेंट को देखते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को चलाता है, फॉस्फोरस। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क है। कार्बन जो हवा में भरपूर मात्रा में है, उसके उलट फॉस्फोरस अपनी यात्रा शुरू करता है चट्टानों से। असल में फॉस्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है, मतलब इसकी शुरुआत होती है चट्टानों के टूटने या घिसने से। इससे जो फॉस्फेट निकलता है वो मिट्टी और पानी में मिल जाता है और फिर पौधे उसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही धीमी, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन प्रकृति के पास ना इस फॉस्फोरस को एक जगह इकट्ठा करने का एक बड़ा ही अनोखा और हैरान करने वाला तरीका भी है, और इसकी कहानी शुरू होती है समुद्र की गहराइयों से। देखिए होता क्या है, इक्वाडोर और पेरू के तट के पास समुद्र की गहराई से ठंडा, पोषक तत्वों से भरा पानी ऊपर सतह पर आता है। इस पानी में फास्फोरस खूब होता है। इससे फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटे छोटे समुद्री पौधे होते हैं, उनकी आबादी में मानो जैसे एक धमाका सा हो जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन मछलियों को अपनी ओर खींचते हैं और फिर इन मछलियों को खाने के लिए आते हैं समुद्री पक्षियों के बड़े बड़े झुंड। क्या कमाल की फूड चेन है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। इन पक्षियों की जो बीट होती है, जिसे गुआनो कहते हैं, वो फास्फोरस का एक जबरदस्त सोर्स है। मतलब इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कि एक जमाने में इसे एक बहुत कीमती नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर माइन किया जाता था, खोदा जाता था। ये समुद्र के न्यूट्रिएंट्स को वापस जमीन पर लाने का एक तरीका था। लेकिन सोचिए, जब हम इस साइकिल में बहुत ज्यादा फास्फोरस डाल देते हैं तो क्या होता है? खास तौर पर खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स के जरिए। जब ये सारा एक्स्ट्रा फास्फोरस बहकर हमारी झीलों और नदियों में पहुंचता है
तब एक बिल्कुल ही अलग कहानी शुरू होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, मतलब एक अच्छी चीज की अधिकता। ये एक्स्ट्रा फॉस्फोरस पानी में काई या शैवाल की ग्रोथ में एक तरह का विस्फोट ला देता है। और फिर जब ये सारी काई मर जाती है और सड़ना शुरू होती है, तो वो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेती है। और इसका नतीजा होता है डेड जोन्स। ऐसी जगह हैं जहां मछलियों और दूसरे जीवों का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी साइकिल पर आते हैं, सल्फर। इसका भी बिल्कुल कार्बन की तरह ही हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के साथ एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। तो नेचर में सल्फर हवा में पहुंचता है ज्वालामुखी फटने से या फिर जब कोई ऑर्गेनिक चीज सड़ती है तब। लेकिन एक बार फिर इंसानी गतिविधियां, खास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स का जलना, इस नेचुरल साइकिल में जरूरत से कहीं ज्यादा बहुत भारी मात्रा में सल्फर डाल रही हैं और इससे पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है। और होता यह है कि जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है तो वो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, वही सल्फ्यूरिक एसिड। और यही वजह है एसिड रेन की, यानी अम्लीय वर्षा की। ये बारिश जंगलों को तबाह कर सकती है, झीलों को बेजान बना सकती है और यहाँ तक कि हमारी ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों को भी धीरे धीरे गला सकती है। अच्छा, तो अब हमने इन तीनों साइकिल्स को, कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर को अलग अलग देख लिया है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये साइकिल्स अकेले काम नहीं करते। ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल की तरह। एक साइकिल में अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है तो उसका असर दूसरे साइकिल्स पर भी पड़ सकता है, कई बार ऐसे तरीकों से जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। यही है हमारे प्लैनेट का वो नाजुक संतुलन। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, पृथ्वी के ये नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स बहुत मजबूत हैं, पर वो हमेशा के लिए नहीं है। उनकी भी एक लिमिट है। तो असली सवाल ये है कि हम अपनी इस मॉडर्न दुनिया को इन बेहद जरूरी जीवन देने वाले साइकिल्स के साथ वापस तालमेल में कैसे ला सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।